अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DHS ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद यानी DHS। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक 2 बजे आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है इनोवेटिव एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट या इनोवेटिव हेयर रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट, या इनको कह लें कि लेटेस्ट मॉडर्न एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट, गिरते हुए बालों के जदीद तरीक़ा इलाज। अब ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं कि अगर वो वक्त पे शुरू कर दिए जाएं और प्रॉपर डॉक्टर के पास आप अपना इलाज शुरू कर लें तो आप अपने न सिर्फ गिरते हुए बालों को बचा सकते हैं, गिरने से रोक सकते हैं, बल्कि नए बालों की रीजनरेशन को भी, नए बालों की ग्रोथ को भी किसी हद तक पॉसिबल बना सकते हैं। या वो बाल जो बिल्कुल ही बारीक हो गए हैं, बेबी हेयर हो गए, लेकिन अभी उनके फॉलिकल्स में लाइफ बाकी है, अभी वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, तो उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट से रीजनरेट किया जा सकता है, दोबारा एक्सलेट किया जा सकता है और हेल्दी बालों में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम में मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है हमारे मुल्क के नामवर और ख़ूबसूरत मॉडल जनाब उबैद साहब, उबैद इफ्तिखार साहब, जो अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह उनके बाल गिर रहे थे, उन्होंने क्या क्या तरीक़े इलाज इख्तियार किए और आज उनके बाल जो हैं बग़ैर किसी ट्रांसप्लांट किए, सिर्फ इन ट्रीटमेंट्स की बदौलत, जो रीजनरेटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट्स हैं, इनकी बदौलत आज उनके बाल जो हैं तो वो इतने ज़्यादा खूबसूरत हो गए। उबैद, DHS ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे एक तो बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाल कब से गिरना शुरू है? डॉक्टर साहब, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी अराउंड 4 इयर्स पहले, तो उसके बाद से मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट लॉस किया, फिर मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ आया, तो फिर मेरे काफ़ी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। इवन कि इतना हो गया था कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था। मैं अपनी स्टडी करने, यानी कि 18-19 साल की उम्र में, या जी अर्ली एज में आ गया था। ठीक है। तो काफ़ी हो गया था। इवन कि मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे हेयर फॉल इतना हो गया था कि मैं डिप्रेशन में आ गया था। मैं अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा था, मैं लोगों से मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मेरा क्राउन जाना शुरू हो गया था। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया था। ठीक है। यानी कि बाल गिरने से एक इंसान का या नौजवान का कॉन्फिडेंस लेवल जो है तो वो डाउन होता है और उसकी जो मसरूफियात होती हैं, रेगुलर रूटीन लाइफ होती है, वो डिस्टर्ब होती है, सोशली जो है तो वो आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि एहसास कमतरी का शिकार होता है। हाँ, आसान उर्दू में ये बोल सकते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी जगह अपना ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग करने गया। मैं अपनी काफ़ी मैंने विजिट किए, काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट की जगह पे गया, क्लब्स गया। तो वहाँ पे मुझे मेरी काउंसलिंग में एक तो ऊपर से मैं डिप्रेशन था। आपको पता है, आप भी आपकी फील्ड है तो आपको पता होता है कि आप कोई बंदा वैसे कितना डिप्रेशन में होता है कि आप वो मतलब बालों की ट्रीटमेंट की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। बाल गिरना भी एक बीमारी है ना बेसिकली। तो जब इंसान बीमार, समझे कि ये बालों का मरीज है ना, तो जब बालों का मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डेफिनेटली वो अपना मर्ज, ये बीमारी लेकर जाता है, अपने अंदर का जो दुख है, ये तकलीफ है, वो इसको लेकर जाता है। जी। तो जब मैं वहाँ गया तो जो मेरी काउंसलिंग अराउंड मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं गई। मैं एक तो वैसे ही परेशान, ऊपर से मेरी 2-3 जगह विजिट किया, फिर एक जगह मैंने अपनी फिर दिल पे पत्थर रख के मैंने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दी। अच्छा। ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन मेरा कोई, आप मुतमईन नहीं थे लेकिन फिर भी आपने ट्रीटमेंट शुरू किया? क्योंकि आपको बीमारी थी ना बेसिकली, फैमिली प्रेशर भी था कि तुम्हारा ये एज में हो रहा है, इतनी अर्ली एज में हो रहा है, तो फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। एक तो आपको भी पता है, एक तो ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, ऊपर से फिर आपको कॉस्ट भी होती है ट्रीटमेंट की। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप बोलें कि फ्री में तो नहीं होता। नहीं, डेफिनेटली कुछ महंगे होते हैं बालों के इलाज। तो फिर वो भी करवाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद बाकी फिर आपको पता है किसी ने रिकमेंड आपकी तरफ किया, फिर माशाल्लाह पाकिस्तान हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ में आया, आपसे मुलाकात हुई, आपने मेरी काउंसलिंग की और बिल्कुल ऐसे काउंसलिंग की। यू वर इंसिस्टिंग व्हेन यू केम टू मी कि मुझे ट्रांसप्लांट कर दें, बस मेरे बाल, मतलब हाँ, यू आर सो क्या कहना चाहिए उसको, बिल्कुल ही परेशान और ऑब्सेस्ड हो गया था कि ट्रांसप्लांट करें मुझे हर सूरत जो है, तो कुछ भी करें मुझे हर सूरत मेरे बाल जाए। ऐसे ही था। आपका ख्याल है कि जब से आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो बालों का गिरने का रेशो जो है तो वो बढ़ गया, और 18 साल की उम्र में ही जब इनके बाल गिरना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा गिर गए,
तो नफ्सियाती तौर पे, जहनी तौर पे एक ये दबाव का शिकार हो गए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। अपनी एजुकेशन पर यूनिवर्सिटीज़ जाना, जो कॉलेज जाना है वो उन्होंने जो है तो वो कम कर दिया, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया, पार्टीज़ में जाना जो है तो वो छोड़ दिया, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया, क्योंकि बालों की वजह से उसकी जो खूबसूरती मुतासिर हो रही थी वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, वो अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मैं अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा तो दुनिया का सामना किस तरह एतमाद के साथ करूँगा। और फिर उन्होंने अपने जो है जब से बालों का इलाज शुरू किया तो ग्रेजुअली उनके बाल जो हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो गए। और आज आप देख सकते हैं कि उनके बाल कितने खूबसूरत हैं विदाउट एनी हेयर ट्रांसप्लांट, सिर्फ इन्हीं तरीक़ा इलाज की बदौलत जो अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको हम मॉडर्न या इनोवेटिव या लेटेस्ट या रिवोल्यूशनरी हेयर रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। सर, जो लड़के हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बालों के गिरने के मसले से दो चार हैं? जी जी जी, अच्छा। ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके बाल जो होते हैं, क्योंकि उनको आपने बताया था जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो रिलीज होता है, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग कर होते हैं, इंक्रीज होता है तो आपका मतलब इस वजह से आपका एक तो ये इशू आता है बॉडी बिल्डिंग का। फिर दूसरा ये होता है हम सप्लीमेंट भी लेते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं तो हर चीज़ का साइड इफेक्ट आ जाता है, तो उस वजह से होता है। लेकिन फिर जब हमने नहीं, ये आम सप्लीमेंट से नहीं होता। ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो स्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब बहुत जल्दी अपनी बॉडी को बना लेने के लिए, अपने मसल्स को पुल अप करने के लिए, तो उनमें जो है वो हेयर फॉल का रेशो जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज से, वर्कआउट से, बॉडी बिल्डिंग करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन भी जो है तो वो ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये जब एक हद से बढ़ जाता है तो ये DHT में कन्वर्ट हो जाता है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है जो आपके बालों की जड़ों को, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, जो आपके बालों की जड़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। हल्के हल्के ग्रेजुअली आपके बाल जो है तो पहले बारीक होते हैं और फिर उसके बाद जो है तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर खत्म कर देता है, गिरना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि पहले आपके कितने मतलब बाल थे, क्या पोजीशन थी जब आपने इलाज शुरू किया? जब मैंने इलाज स्टार्ट किया तो मेरी जो हेयर लाइन थी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी बिल्कुल। और क्राउन तो मैं दिखा नहीं सकता, मतलब क्राउन के बाल भी मतलब चले गए थे। आप सुनने वालों को बताइए डायरेक्ट। जी, फिर हुआ ये कि जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर मेरी PRP हुई स्टर्म सेल स्टार्ट हुए, तो जब मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो इसके बाद मेरे माशाल्लाह फिर आप बाल देख सकते हैं कैसे हुए हैं, कि मतलब पूरे बाल कैसे होगा आपके सामने ही है। फिर इसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट एक और किया, विटामिन्स आपने मुझे दिलवाई, फिर हमने उसके ट्रीटमेंट किया। उसका अच्छा एक और उसका बेनिफिट एक और बताता हूँ। एक तो मुझे बालों के साथ मेरी रीग्रोथ अच्छी हो गई, बालों के जो हेयर फॉल गिर रहा था वो अच्छा, वो रीग्रोथ स्टार्ट हो गई। दूसरा ये कि स्किन पे भी इफेक्ट आया काफ़ी। डेफिनेटली। आपके कहने का मतलब है कि जो सप्लीमेंट्स हम बालों को गिरने से बचाने के लिए लेते हैं वो ना सिर्फ हमारे बालों को अच्छा करते हैं बल्कि उससे हमारी जिल्द पे और हमारी जनरल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और हमारा एनर्जी लेवल भी जो है तो वो बूस्टअप होता है। और ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको ज़्यादा जो है तो न्यूट्रिशन की, ग़िज़ाइयत की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो और उनके बालों में गिरने का तनासुब भी जो है तो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह टेस्टोस्टेरोन है, डायड्रोटेस्टोस्टेरोन है। तो उनको ये सप्लीमेंट्स जो हैं तो वो ज़रूर लेना चाहिए ताकि उनका एनर्जी लेवल भी जो है तो वो बेहतर रहे, उनके बाल और उनकी स्किन भी बेहतर होती चली जाए। आप किन किन ट्रीटमेंट से गुजरे दौरान इलाज? मेरे पास ही पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में, तो वो ज़रा बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और क्या क्या उनसे आपको बेनिफिट हुए। पहले हमने स्टार्ट में PRP किया था। PRP का रिजल्ट अच्छा था। PRP का रिजल्ट अच्छा था। फिर हम जब PRP कर लिया तो फिर हम लोग PRP के बाद PRP आपने बताया कि आप शायद कहीं पहले भी करा चुके थे, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं हो रहा था। बिकॉज सर डॉक्टर साहब, एक तो फायदा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जो एक होता है ना आपको, मतलब एक PRP तो वो भी कर रहे थे लेकिन एक वो होता दिल से नहीं होता, ये भी इससे लिंक करता है। नहीं, या फिर ये होता है कि वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो एक्चुअल PRP होता है सब लोग नहीं बना पाते। वही तो बात आ गई ना कि आर्ट, बेसिकली आर्ट भी है। एक होता है कि वो दिल से नहीं कर रहे, बस अपनी जॉब पूरी नहीं कर रहे ना, जॉब लेस वर्क कर रहे हैं कि अपना सिर्फ अर्न कर रहे हैं पैसे, और दूसरा आपके जो आपको क्लाइंट है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। आप जैसे आप इंपॉर्टेंस दे रहे, आपने बोला कि PRP प्लाज्मा, एक्चुअल प्लाज्मा जो होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है वो आप उसके ऊपर वही वर्क करेगा, वही वर्क करेगा। कि PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका ब्लड लेके उससे उस रेड सेल्स अलग किए जाते हैं, वाइट सेल अलग किए जाते हैं, और फिर उस सीरम में जो प्लेटलेट रह जाते हैं उनको सेग्रीगेट करके बिल्कुल एक स्पिन करके एक मखसूस मशीनें होती हैं, उसके ज़रिए उन प्लेटलेट को नीचे जो है तो वो बिठा दिया जाता है और वो जो सीरम बनता है वो रिच प्लेटलेट प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहलाता है। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जब एक मखसूस तरीके से
आपकी बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तकरीबन 42 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल के गिर्द होते हैं, वो तमाम ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। और जो ही ये ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, उसके दरमियान में हमारे हेयर फॉलिकल रखे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, तो वो उन हेयर फॉलिकल को नॉरिश करना शुरू कर देते हैं और जिससे उनके अंदर एक नई जान पैदा हो जाती है और वो ये ट्रिगर का काम करता है। अगर एक्चुअल सही PRP बनाया है और सही तरीके से लगाया है तो यकीन माने कि ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड वाइड बड़ा रिकग्नाइज ट्रीटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी स्टडीज़ है, इसके प्रूवन रिजल्ट है। लेकिन शर्त वही है कि PRP ही हो। वो हर कोई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हर कोई, हर जो इतने सारे क्लिनिक बहुत सारे खुले हुए हैं, अक्सर मैंने जो है तो वो मालूम भी किया, तो उनको PRP बनाना नहीं आता। वो समझते हैं कि सिर्फ रेड सेल अलग करके, वाइट सेल अलग करके जो सीरम होता है उसको इंजेक्ट करते हैं, वो PRP होता है। नहीं, PRP ये नहीं होता। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, एक मखसूस सीरम होता है। अगर हम 20 cc ब्लड आपका ड्रॉ करते हैं तो उसमें से मुझे जो एक्चुअल PRP मिलता है वो 2 cc या 2.5 cc मिलता है और वही एक ट्रिगर का काम करता है जो हमारे बालों के ग्रोथ फैक्टर को, हमारे सर के स्कैल्प के ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है और हमारे बालों को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है और बाल दोबारा से रीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था PRP ट्रीटमेंट। इसके बाद फिर और क्या ट्रीटमेंट? फिर उसके बाद हमने माइक्रो नीडलिंग करी। माइक्रो नीडलिंग, उसका भी काफ़ी रिजल्ट अच्छा था। ओके। फिर उसके बाद जब बिल्कुल मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था जी। तो फिर मेरे बाल दोबारा, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, मेडिसिन में ले रहा था। अच्छा। फिर आपने मुझे रिकमेंड किया कि स्टेम सेल करते हैं। स्टेम सेल का रिजल्ट ऐसा था कि अराउंड 2 से 3 मंथ में मेरा ऐसा हो गया रिजल्ट कि दोबारा मेरे लग रहा था दोबारा मेरे बाल, दोबारा मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, जो कि मैंने नहीं कराया था। लोगों को लगा तुमने ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं कराया था। स्टेम सेल का रिजल्ट था। मतलब उसको लोग, मतलब जिनको बाल बहुत जल्दी, जैसे आजकल जो लोग कहते हैं मुझे शादी आ रही है, मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप ट्रांसप्लांट छोड़ें, स्टेम सेल पर आए। बहुत अच्छा एक लिमिट होती है, वो तो डॉक्टर, आपकी रिकमेंडेशन अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये तो डिसीजन डॉक्टर का होगा ना कि उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है या एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो जिस तरह आप अपने बारे में, जब आपकी हेयर लाइन भी रिसीड हो गई थी, क्राउन भी जो तो कम हो गया था, तो आप इंसिस्ट कर रहे थे, बहुत मजिद थे कि बस ट्रांसप्लांट करें और मुझे बाल चाहिए हर सूरत में। मेरी मॉडलिंग डिस्टर्ब हो रही है, मेरी मतलब कॉन्फिडेंस जो है तो, लेकिन ये इस बात का डिसीजन जो है वो आपका डॉक्टर करेगा कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है या आपको एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जैसे इन्होंने अपनी उम्र बताई, 22 साल इनकी उम्र है और 18 साल की उम्र से जो है तो वो बाल गिरना शुरू हो गए। तो मेरा मशवरा यही होता है कि कोशिश की जाती है कि बहुत अर्ली उम्र में जो है तो हेयर ट्रांसप्लांट को थोड़ा डिले किया जाए, एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट पे पेशेंट को रखा जाए और उसके बालों को मजीद गिरने से रोका जाए और जिस हद तक रीजनरेशन हो सकती है, बाल ग्रोथ हो सकते हैं, उनको जो है तो वो ग्रोथ किया जाए। और अगर आपके ट्रीटमेंट फेलियर होते हैं, इस तमाम चीज़ों के बावजूद आपका एंडोजेनेटिक प्रेशर और इतना ज़्यादा होता है, आपका DHT इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप दवाओं से उसको बीट नहीं कर पा रहे होते हैं और आपके बाल फिर गिर जाते हैं और आपकी स्किन नज़र आने लगती है, तो फिर वो टाइम होता है कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक आपके बाल मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होते हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। आप इतने ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट है, जैसे उबैद ने भी जिक्र किया कि जब उन्होंने स्टेम सेल्स कराया तो उन्हें ऐसा ड्रामेटिक रिजल्ट मिला 2-2.5 महीने में कि उनके दोस्त और उनके सर्किल के लोग उनसे पूछने लगे कि क्या तुमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो स्टेम सेल्स एक बहुत ही लेटेस्ट एक्सोसोम सेल्स होते हैं और ये रीजनरेटिंग सेल्स कहलाते हैं, यानी कि आपके PRP तो आपके ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनको रीजनरेट करना शुरू करते हैं। तो जो बिल्कुल हेयर फॉलिकल इल हो जाते हैं, मर रहे होते हैं, बारीक होते हैं, जब वो रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके बालों का डायमीटर अच्छा होता है, बालों की गिरने की रफ्तार अच्छी होती है, बालों की हेल्थ अच्छी लगती है, बालों में एक शाइनिंग आ जाती है और जो स्किन आपकी नज़र आ रही होती है वो काफ़ी हद तक जो है तो वो छुप जाती है। जिस तरह हमारे मॉडल्स और बॉडी बिल्डर्स या जो लड़के हमारे वर्कआउट करते हैं जो लोग, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है तो वो ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए, इंसानी सेहत के लिए और बहुत सारी उस चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना या उसका अच्छा होना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जाके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DHT कहते हैं। ये DHT होता है जो आपके बालों की जड़ों को, खुसूसन फ्रंट से लेके क्राउन तक का जो हिस्सा होता है, इस यहाँ के बालों में एक मखसूस किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स उस DHT को कंसीव करते हैं और
इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो बालों की जड़ें होती हैं वो बारीक होती चली जाती हैं, हल्के हल्के आपके बाल बारीक होते चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है तो वो गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो जगह आपकी बालों से खाली नज़र आ जाती है। तो कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेयर फॉल इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसीजर। जब तक आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे, बिल्कुल दूसरी बीमारियों की तरह कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो जब तक आप उसकी दवाएँ खाते रहेंगे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, जब आप दवा खाना छोड़ेंगे आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया होगा कि आप जब तक दवा खाएंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जहां आप उसमें एहतियात नहीं बरतेंगे, दवा में नागा करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर जो है तो कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोबारा बढ़ जाएगा। इसी तरह बाल भी एक मर्ज़ है, अब बालों का गिरना भी एक मर्ज़ है। तो जब तक आप उस मर्ज़ का इलाज करते रहेंगे, मर्ज़ जो है वो काबू में रहेगा, रुका रहेगा, बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उस मर्ज़ का इलाज छोड़ देंगे बगैर डॉक्टर के मशवरे से और थोड़े जब आप बेहतर होंगे और आप तमाम मेडिसिन, ये तमाम ट्रीटमेंट जो तो ये क्लख छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद आपके बाल दोबारा जो है तो वो गिरने की तरफ माइल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और दोबारा गिरने लगेंगे और पहले से ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगेंगे। तो लिहाजा जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया है और जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है उसको बहुत पाबंदी से और बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी बालों से महरूम नहीं होंगे। आजकल नौजवान ये होता है कि कोई भी दवा हम उनको लिख कर देते हैं तो वो इंटरनेट पे जाके पढ़ते हैं और ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनके फ़ायदों से ज़्यादा उनके जो साइड इफेक्ट सबसे पहले देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो साइड इफेक्ट तो हर दफ़ा के होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि रिस्क बेनिफिट रेशो क्या है, साइड इफेक्ट्स का रेशो क्या है और इफेक्ट्स का रेशो क्या है, तो उस पर दवा तजवीज़ की जाती है। लेकिन उसके अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है जो मैंने इस्तेमाल किए, तो उसके इफेक्ट बहुत हैं, अच्छा, साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक मिथ है, क्योंकि आप जब पढ़ लेते हैं किसी दवा के साइड इफेक्ट तो आप जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली जो तो उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। और इस दवा का एक साइड इफेक्ट ऐसा है जो मैं ऑन एयर जो है तो उसका नाम शायद नहीं ले सकता। तो वो जब लोग लड़के पढ़ लेते हैं, यंगस्टर्स मर्द पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें ये दवा नहीं खानी और इससे जो है तो वो हमारी जो ताकत है वो जो है तो वो कम हो जाएगी या कम हो रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जो अब नई स्टडीज़ आई हैं वो ये कहती हैं कि अगर पहली स्टडीज़ ये कहती थी कि फिनेस्ट्राइड के इस्तेमाल करने से ओनली 1 या 1.2% पेशेंट जो हैं वो लॉस ऑफ लिबिडो या अपने जो अज़वाजी ज़िंदगी उसमें कुछ कमी जो है तो या वीकनेस महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो नई स्टडीज़ आई हैं वो ये कहती हैं कि अगर ऑल्टरनेट डेज पे आप फिनेस्ट्राइड लें, एक दिन छोड़ के एक दिन फिनेस्ट्राइड लें, तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके बिल्कुल नहीं होंगे और इफ़ेक्ट्स उतना ही होगा जितना आप रोज़ाना फिनेस्ट्राइड लेते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको फिनेस्ट्राइड तजवीज़ की है तो उसको बहुत बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मिथ है और साइकोलॉजिकल जो है तो एक स्टिग्मा है जो आपके दिमाग में चिपक जाता है कि फिनेस्ट्राइड लेने से मुझे ये हो जाएगा और वो हो जाता है। और कुछ जो नौजवानों को आप अपने बालों की हिफाजत के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में जो मैसेज देना चाहें, प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। मैं सिर्फ नौजवानों को यही बोलूँगा कि एक तो आप लोग क्या करें, जब आप लोग के हल्के से भी बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो, पहले आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन पे जाएं और अपनी काउंसलिंग कराएं। इश्तहारी वो देख के चीज़ें इस्तेमाल ना करें, नहीं करें। बेसिकली आजकल जो ये तेल लगाएं, मुझे लगता है कि तेलों से और बाल गिरते हैं, जो लोग तेल लगाते हैं उससे और बाल गिरते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप जैसे भी आपके बाल गिरे, आप डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर के मशवरे पे अपना ट्रीटमेंट करें। और वही वाली बात कि साइड इफेक्ट नहीं, उसके पहले इफेक्ट देखें। वही वाली बात अगर जान छुड़ाते हैं लोग, कहते हैं बस छोड़ो इसके साइड इफेक्ट देखो कितने, कौन कराए, लेकिन उसके इफेक्ट देखें, हमसे मशवरा करें। हम बैठे, हमने सारा कराया ट्रीटमेंट, अपना करवाया, सब हमें पता चला, अपने दोस्तों को भी कराया। हाँ, यस, मैं यही कह रहा था कि तुम्हें देख के तुम्हारे कितने सारे दोस्त जो हैं तो अपने दोस्तों को करवाया। अब देखिए उनका माशाल्लाह रिजल्ट कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात इस चेस्ट पे भी आएंगे, नींद से स्ट्रेस का भी लिंक करता है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप एंग्री भी होते हैं, नींद पूरी नहीं, एग्रेसिव हो भी होते हैं। नींद पूरी करें, आपकी ग्लो भी अच्छी होती है, ग्लो शाइन भी करती है। उसके लिए फिर आप विटामिन सीरम सी इस्तेमाल करें, DHS का। अच्छा, ये इस्तेमाल करें। और तो घर बैठे जो शैम्पू भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, DHS का जो शैम्पू है एडवांस, ये वाला शैम्पू आप यूज करते हैं, आपके बालों की शाइनिंग भी आती है, बालों की हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। और दूसरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी हमारे पास है, वो वाला भी इस्तेमाल करें, उससे भी बाल
बहुत शुक्रिया उबैद। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजूद था बालों को गिरने से रोकने के जदीद तरीक़े इलाज, जिसमें डिस्कस हुआ कि PRP, मेसोथेरेपी, स्टेम सेल्स, थ्रेड्स अभी रह गए, भी और बहुत सारे इलाज हैं जो कि रह गए, जो अगले प्रोग्राम में जो है तो वो आपसे डिस्कस होंगे। और एक उबैद ने जो हमें बताया कि अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और जो अपने अगर आप बालों के गिरने के मसले से दो चार हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और जो डॉक्टर आपको मशवरा दे, दवाएं तजवीज़ करे, बिला खौफ व ख़तर जो है तो उन दवाओं को, उन मशवरों को इस्तेमाल कर उस पर अमल करें। इश्तहारी चीज़ों पर ना जाएं, अपने बालों की हिफाजत करें, क्योंकि बाल आपकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर बाल नहीं होते तो आपकी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है, आपका एतमाद जो है तो वो मजरू होता है, आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लोगों का सामना नहीं कर पाते, आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी शख्सियत जो है तो वो मजरूत हो जाती है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। DHS ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। डॉक्टर हनीफ सईद को अपना फीडबैक पर देना मत भूलिएगा। घर बैठे DHS के प्रोडक्ट मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dhspark.com। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।